बनाएं हर पल मजेदार। वेलकम टू पापड़नी टून्स। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए, नहीं तो वो अनर्थ होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमारी संजना पागलों की तरह भागते हुए जंगल को पार कर समुद्र के किनारे रेतीले तट पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के किनारे एक मछुआरा वीरेंद्र भयानक तूफान में अपनी नाव लेकर तट की ओर लौट रहा था। अरे सुबह सुबह ये कैसा तूफान आ गया? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे जल्दी से किनारे पहुंच जाना चाहिए। वीरेंद्र जैसे तैसे लहरों से जूझते हुए आगे बढ़ता है। तभी रेतीले किनारे पर पानी के बीच उसकी नजर एक चमचमाती शाही पायल पर पड़ती है। ये क्या? ये तो कोई साधारण पायल नहीं लग रही, ये तो शाही पायल है। पर ये यहाँ समुद्र के किनारे क्या कर रही है? चलो इसे उठा लेता हूँ। छोड़ दो उसे, अगर तुम उसे अपने साथ ले गए तो ये पूरा समुद्र तुमसे बदला लेगा। छोड़ दो उसे। आवाज सुनते ही वीरेंद्र हड़बड़ाकर पीछे पलटता है और चारों तरफ देखता है। यहाँ तो आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये बोल कौन रहा था? आखिर ये क्या रहस्य है? मुझे यहाँ से तुरंत घर निकलना चाहिए। वीरेंद्र उस पायल को जेब में रखता है और भागकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है। और जैसे ही मीरा उस शाही पायल को देखती है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। क्या हो गया मीरा? तुम इस तरह से घबरा क्यों रही हो? आखिर इस मामूली पायल को देखकर तुम्हें क्या हो गया? भैया, ये पायल उसी राजघराने की है जो वर्षों पहले अचानक एक ही रात में रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया था। पर तुम्हें कैसे पता है ये सब? बस भैया, मैंने इसके बारे में सुना था। ये पायल बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी काकी ने पुराने राजघराने के किस्सों में बताया था। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। चलो अब ये सब डरावनी बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ भैया, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही वीरेंद्र जैसे ही झोपड़ी से बाहर कदम रखता है, उसे दरवाजे के ठीक सामने रेत पर एक शंख पड़ा हुआ मिलता है। अरे मेरे घर के बाहर ये शंख! आज इतनी सुबह कोई समुद्र से यहाँ आया भी नहीं होगा। फिर ये शंख आखिर यहाँ कैसे पहुँच गया? वीरेंद्र उस शंख को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी बहन मीरा झोपड़ी से बाहर आती है। भैया, मुझे लगता है कि ये शंख और ये सब जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। अरे नहीं मीरा, इसे फेंकना क्यों? चलो इसे अपने घर के अंदर रख लेते हैं। अरे कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, आपको तो हर एक चीज पर दया आ जाती है। चलिए रख दीजिए इसे भी अंदर। तभी अचानक गांव के चौपाल की तरफ से लोगों के चिल्लाने का तेज शोर सुनाई देने लगता है। अरे मुखिया जी, आपको कुछ पता है? चारों तरफ राजमहल में अफरा तफरी मची हुई है। मैं जैसे ही राजमहल से काम करके लौट रहा था, मैंने सुना कि वहाँ राजकुमारी संजना रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो मंगरू? भला राजकुमारी महल के कड़े पहरे से कैसे गायब हो सकती हैं? अब पता नहीं मुखिया जी, अब आगे क्या होने वाला है। जब महाराज का गुस्सा फूटेगा ना, तो उसका कहर हमारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। सभी गांव वाले गहरी चिंता में डूब जाते हैं। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। तुम सब अपने अपने घरों की तलाशी के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी संजना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं और महाराज का आदेश है कि हर एक कोने को छाना जाए। क्यों नहीं सैनिक जी, हम सबको अपने घरों की तलाशी करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बिना किसी झिझक के हमारे घरों की तलाशी ले सकते हैं। फिर सैनिक बारी बारी से पूरे गांव के घरों की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी मीरा और वीरेंद्र ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर ये सब कैसे हो रहा है मीरा? कौन भला इस रहस्यमय तरीके से राजकुमारी को गायब करने का कदम उठा सकता है? और ये राजकुमारी आखिर जा कहाँ सकती है? भैया देखिए, हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इस वक्त चुप रहें और ज्यादा सवाल ना करें तो ही ठीक होगा।
अगर सैनिकों ने आपको ये सब पूछते हुए सुन लिया तो उनका सारा शक आप पर ही चला जाएगा। अच्छा ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मामले में हम भाई बहन का नाम कहीं से भी ना आए। मीरा अभी डर से कांप ही रही होती है कि तभी एक सैनिक उसके घर की तरफ आगे बढ़ता है। तो तुम दोनों भाई बहन इस झोपड़ी में रहते हो? चलो पीछे हटो, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सैनिक जी, आप अंदर जाकर अच्छे से हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। सैनिक वीरेंद्र की बात सुनकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अगर सैनिक को राजकुमारी की वो शाही पायल दिख गई तो सबको यही लगेगा कि मेरे भाई ने ही कुछ किया है। नहीं, उसे किसी भी कीमत पर वो पायल नहीं मिलनी चाहिए। कुछ देर बाद सैनिक बाहर निकल आता है। देखो तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर राजकुमारी संजना तुम्हें कहीं भी आसपास दिखाई दे तो तुम्हें तुरंत उन्हें सही सलामत राजमहल तक पहुंचाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सैनिक जी, हम ऐसा ही करेंगे। सैनिक वहाँ से आगे बढ़ जाता है। भैया, मुझे तो अभी भी बहुत घबराहट महसूस हो रही है। आखिर राजकुमारी संजना जा कहाँ सकती है? देखो बहन, तुम अब इस बात की ज्यादा चिंता मत करो। वैसे भी सुबह से इस समय बहुत वक्त लग गया है। मैं अब समुद्र से मछलियां पकड़ कर आता हूँ। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। फिर वीरेंद्र अपनी नाव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी नाव के अंदर राजकुमारी संजना बेहोश पड़ी हुई थी। अरे, मेरी नाव में ये कौन? राजकुमारी संजना, आपको ये क्या हो गया है? ओह, मेरा सर। राजकुमारी जी, पूरे महल में आपकी खोज हो रही है। सैनिक चप्पा चप्पा छान रहे हैं और आप यहाँ मेरी नाव में बेहोश सोई हुई है। चलिए, मुझे आपको अभी के अभी राजमहल छोड़कर आना होगा। नहीं, भगवान के लिए तुम मुझे महल मत छोड़ो। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे छुपाकर अपने घर ले चलो, पर याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। पर ऐसा क्यों राजकुमारी जी? अगर महाराज को पता चला तो वो हम पर आपको गायब करने का इल्जाम लगा देंगे और हमें इस राज्य से बाहर निकाल देंगे या मौत की सजा दे देंगे। वीरेंद्र, महल में मेरी जान को खतरा है, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। ठीक है, घर में मेरी एक छोटी बहन है मीरा। अगर आप चाहें तो मेरी बहन के साथ हमारे घर में रह सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। फिर वीरेंद्र अपनी नाव से एक बड़ा कपड़ा निकालता है और राजकुमारी संजना को दे देता है। राजकुमारी जी, आप इस कपड़े से अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लीजिए ताकि रास्ते में कोई आपको पहचान न सके। ठीक है, अगर सुरक्षित रहने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ। वीरेंद्र राजकुमारी संजना का चेहरा कपड़े से ढककर उन्हें चुपके अपनी झोपड़ी में ले आता है। भैया, ये कौन है और इसका चेहरा इस तरह कपड़े से क्यों ढका हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। देखो बहन, घबराओ मत, ये हमारे राज्य की राजकुमारी संजना है। ये कुछ दिनों तक राजमहल से छुपकर हमारे घर में रहना चाहती हैं। तुम ये बात किसी को मत बताना। राजकुमारी जी, ठीक है भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम दोनों भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। राजकुमारी संजना वहीं झोपड़ी के एक कोने में बैठ जाती है, लेकिन उनकी नजर बार बार झोपड़ी की खिड़की से बाहर घने जंगल की तरफ टिकी रहती है। आखिर राजकुमारी को हो क्या गया है? जब से हमारे घर आई है तब से बार बार उस घने जंगल की तरफ ही क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। कहीं राजकुमारी हमसे कोई गहरा राज तो नहीं छिपा रही? राजकुमारी संजना लगातार जंगल को देखते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा रही होती है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महल के ठीक नीचे एक विचित्र और खौफनाक दुनिया छिपी है और वहाँ एक रहस्यमयी औरत सदियों से किसी खास इंसान का इंतजार कर रही है। झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ा वीरेंद्र राजकुमारी की ये सारी बातें सुन लेता है और चौंक कर आगे आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो कह रही हो राजकुमारी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सरासर झूठ है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं करना है वीरेंद्र तो मत करो, लेकिन बहुत जल्द तुम ये सब अपनी आंखों से देखोगे, तब समझोगे कि हम सच के कितने करीब हैं। अच्छा ठीक है, सुबह का वक्त है और मेरी बहन नादान है, इसलिए वो कुछ भी बोल गई हो।
लेकिन मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। आप जो कह रही हो उसमें कोई ना कोई राज जरूर है। भैया, मुझे याद आ गया, मैं इतने दिनों से डर के मारे कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन गांव वाले अक्सर बातें करते थे। हमारे पिताजी भी ऐसे ही एक बार सुबह समुद्र में गए थे और समुद्र ने उन्हें रहस्यमय तरीके से अपने अंदर खींच लिया था। उसी रात मैंने अपने पिताजी को किसी अनजान औरत से बात करते हुए भी सुना था। क्या? पिताजी को औरत से बात करते सुना था? वो क्या कह रही थी मीरा? वो औरत कह रही थी कि पिताजी ने किसी से किया हुआ अपना वादा तोड़ दिया है। और भैया, आज सुबह जब बाहर तूफान था तब भी मैंने अपने कानों से झोपड़ी के पीछे पिताजी की वही रोने की आवाज सुनी है। मीरा, वो रहस्यमय औरत इंसानों को जान से नहीं मारती, बल्कि उन्हें अपने अदृश्य संसार में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। उसका मकसद एक ऐसी खास नाव को ढूंढना है जो दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खोल सके। खास नाव? कैसी खास नाव? वीरेंद्र, तुम्हारी वो पुरानी नाव वही वो खास नाव है जो उस दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पिताजी एक साधारण मछुआरे थे या कुछ और? उनका रहस्य तो दिन प्रतिदिन सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। तभी सैनिक आता है। अच्छा, तो राजकुमारी यहाँ छुप कर बैठी हुई है। मुझे राजकुमारी को रास्ते से हटाना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो राजमहल के सैनिक हो, फिर तुम अपनी राजकुमारी को क्यों खत्म करना चाहते हो? वीरेंद्र, ये वही गद्दार सैनिक है जो मुझे महल में मारना चाहता था। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर समुद्र की तरफ भागी और तुम्हारी नाव में आकर छुप गई थी। दुष्ट सैनिक, तुम मेरे रहते हुए राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वीरेंद्र और मीरा मिलकर उस सैनिक को दबोच लेते हैं और झोपड़ी में उसे बंद कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? आखिर राजकुमारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो राजमहल का सैनिक ही उन्हें मारना चाहता है? भैया, मुझे लगता है कि राजमहल में कोई बहुत बड़ी और भयानक साजिश चल रही है। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब मेरे राजमहल के ही कुछ गद्दारों का काम है, लेकिन मुझे सारा सच सबके सामने लाना होगा। इसके लिए हमें उसी समुद्र में वापस जाना होगा जहाँ वो रहस्यमय औरत आगे का रास्ता बताएगी। ठीक है राजकुमारी, अगर तुम्हें आगे का रास्ता पता है तो हम तुम्हारे साथ जरूर आएंगे। नहीं भैया, पहले हमें गुप्त रूप से योजना बनानी होगी जो हमें उस जगह सुरक्षित ले जा सके, क्योंकि वो दुनिया बहुत ही विचित्र और खतरनाक है। ठीक है, तब तक हमें राजकुमारी को इसी स्थान पर सुरक्षित रखना होगा। राजकुमारी, आप अभी घर के अंदर चलिए। राजकुमारी संजना अंदर चली जाती है, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। चलो, अब बस कुछ ही समय की बात है और उसके बाद तो वही होगा जो मैंने सोचा है। मीरा जैसे ही झोपड़ी के बाहर निकलती है, तभी गांव का एक चालाक व्यक्ति मंगरू वहां आ धमकता है। मीरा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भाई बहन ने ही राजकुमारी को अपने घर में छुपा रखा है। अरे नहीं मंगरू भैया, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ कोई नहीं छिपा है। वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। मंगरू वहाँ से चला जाता है। ये क्या, अब तो गांव वालों को भी हम पर शक होने लगा है। अब हम क्या करें? तभी अचानक मीरा की नजर सामने एक घने पेड़ पर पड़ती है, जहाँ एक नकाबपोश व्यक्ति छुपा हुआ खड़ा था। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे राजकुमारी को लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना ही होगा और उस विचित्र दुनिया की तरफ जाना ही होगा। मीरा तुरंत अंदर जाकर राजकुमारी संजना को लेकर घने जंगलों से होते हुए समुद्र के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ वीरेंद्र नाव पार करके खड़ा था। मीरा, तुम राजकुमारी को इतनी जल्दीबाजी में यहाँ क्यों ले आई? भैया, अब हम तीनों को तुरंत उस विचित्र दुनिया में जाना ही होगा। वो रहस्यमय औरत एक बार मुझे सपने में मिली थी और उसने कहा था कि इसी समुद्र के थोड़े ही अंदर उस विचित्र दुनिया का दरवाजा खुलता है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तीनों नाव पर बैठ जाते हैं। वीरेंद्र नाव को समुद्र के बीच ले जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से एक तेज रोशनी फैलती है और वो तीनों एक जादुई विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये क्या, हम ये कौन सी अजीब दुनिया में आ गए? भैया, हमारे पिताजी ने अपनी आखिरी इच्छा में हमें जैसा बताया था, ये बिल्कुल वैसी ही दुनिया है। तभी अचानक से एक दिव्य और रहस्यमय औरत मायावती प्रकट होती है।
अरे तुम तो बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो। वही नैन नक्श और वही आंखों का तेज सच में अद्भुत है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा है। हाँ, मैंने महल में कई बार आपकी आवाज सुनी है और पीछे से आपकी परछाई भी देखी है। ये सब क्या रहस्य है? ठीक है, तुम सबको अगर पूरा सच सुनना ही है तो ध्यान से सुनो। मैं इस विचित्र जल दुनिया की मलिका हूँ और ये पूरी दुनिया मेरी ही थी। लेकिन उस वक्त राजा हरिश्चंद्र जब मेरे राज्य पर अपने लालच में आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था। बड़ौदापुर राज्य में राजा हरिश्चंद्र अपनी राजकुमारी संजना के साथ रहा करते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बहुत परेशान होकर राजमहल में बैठे थे। तभी उनके पास उनका वफादार सैनिक आता है। क्या हो गया महाराज? आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। वही सैनिक जो हमारे गुरुदेव ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा भाग्य बदलेगा, पर हमारे राज्य का खजाना तो दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा है। महाराज, मैंने सुना है कि इस समुद्र के बीचों बीच एक दूसरी रहस्यमय दुनिया है, जिसका द्वार आज सुबह के दूसरे पहर में खुलने वाला है। अगर हम सही वक्त पर उस दुनिया पर हमला कर दें तो यहाँ का सारा खजाना और धन लूटकर हम अपने राज्य को फिर से समृद्ध और विकसित कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है सैनिक। यानी मेरे गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सच है। तो ठीक है, हम आज सुबह के दूसरे पहर ही उस विचित्र दुनिया पर आक्रमण करेंगे। जी महाराज, क्यों नहीं, हम अभी चलने की तैयारी करते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र और वो सैनिक तुरंत महल से निकल पड़ते हैं और नाव के जरिए समुद्र के रास्ते उस विचित्र दुनिया के दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे हम तो सच में इस समुद्र के बीच बनी एक अनोखी दुनिया में आ गए हैं। हाँ महाराज, अब जल्दी से हमें यहाँ से सारा धन लेकर लौटना होगा। तुम ठीक कह रहे हो सैनिक, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों लालच में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी केशव आके खड़ा हो जाता है। ये क्या? तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों हमारी इस जल दुनिया के जीव नहीं लग रहे। कहीं तुम दोनों धरती के इंसान तो नहीं? देखो लड़के, हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हम यहाँ सिर्फ धन लेने आए हैं। अभी मेरी माँ यहाँ नहीं है। मैं अपनी माँ के पास जाकर तुम्हारी इस गुस्ताखी की सारी बात बता दूंगा। अच्छा, तो तू हमें अपनी माँ की धमकी देता है? इसका हर्जाना हम तुझे अभी भुगताते हैं। सैनिक झपटकर केशव को मजबूती से पकड़ लेता है। चलो, हमें यहाँ सीधा खजाना तो नहीं मिला, पर पहले हम इस लड़के को अपने साथ बंदी बनाकर यहाँ से लेकर चलते हैं। अगर यह लड़का हमारे हाथ से बचकर अपनी माँ के पास पहुंच गया तो हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर सैनिक केशव को लेकर उस विचित्र दुनिया से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद उस दुनिया की मलिका मायावती वहाँ लौट आती है। मेरा पुत्र केशव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो यही तो खेल रहा था। पुत्र केशव, कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे बच्चे। मायावती पूरी दुनिया में अपने बेटे को ढूंढती है, पर उसे केशव का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। मेरा पुत्र केशव, वो तो अक्सर धरती लोक के इंसानों की बातें किया करता था। मुझे अभी इसी वक्त धरती लोक जाना होगा। फिर मायावती एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से सीधे समुद्र के किनारे आ जाती है। शंभू अपनी नाव किनारे खड़ी कर रहे होते हैं। मायावती तुरंत शंभू के पास पहुँचती है। मछुआरे, क्या तुमने मेरे पुत्र केशव को कहीं देखा है? वो मेरी दुनिया से अचानक गायब हो गया है। तुम हमारी दुनिया की नहीं लग रही हो देवी। तुम मुझे कभी देख भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इंसानों की नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बसी एक दूसरी दुनिया की मलिका हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने मासूम पुत्र को ढूंढने आई हूँ। ये औरत बड़ी मुसीबत में है और एक माँ का दर्द सच्चा होता है। मुझे इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा मुझे इस धरती पर कहीं भी मिला तो मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास सही सलामत ज़रूर पहुँचाऊँगा। शंभू की बात सुनकर मायावती अपनी उंगली से एक चमकीली जादुई अंगूठी निकालती है और शंभू को सौंप देती है। जब तक मुझे मेरा पुत्र केशव नहीं मिल जाता तब तक तुम इस अंगूठी को अमानत के तौर पर अपने पास रखो। ये तुम्हें संकट से बचाएगी। इतना कहते ही मायावती वहाँ से अचानक गायब हो जाती है।
मैंने आज सुबह ही महाराज हरिश्चंद्र को अपने सैनिकों के साथ एक अजीब से युवक को जबरन महल की तरफ जाते देखा था। मुझे जाकर सच का पता लगाना चाहिए। फिर शंभू बिना वक्त गवाए सीधे बरोदापुर के राजमहल पहुंच जाता है, जहां राजा हरिश्चंद्र अपने सैनिक के साथ थे। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो मछुआरे शंभो? महाराज, मैं एक विचित्र युवक की तलाश में आया हूँ। उसकी माँ बहुत परेशान है और रो रही है। ऐसा कुछ नहीं है शंभो, तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। चले जाओ यहाँ से। राज दरबार में आकर ऐसा वाहियात सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शंभू उदास होकर राज दरबार से बाहर निकलने लगता है। वो जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंचता है, उसके हाथ में मौजूद उस जादुई अंगूठी से अचानक एक तेज रोशनी निकलने लगती है। अरे ये क्या? ये रोशनी तो महल के नीचे बने उस अंधेरे तहखाने की तरफ इशारा कर रही है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। शंभू छुपते छुपाते तहखाने के अंदर पहुंच जाता है। तो तुम ही मल्लिका के पुत्र केशव हो। ये अंगूठी बिल्कुल तुम्हारी ही तरफ इशारा कर रही है। तुम कौन हो भाई? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यानी कि महाराज ने सच में अधर्म किया है। तुम चिंता मत करो केशव, मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करके तुम्हारी दुनिया जरूर पहुंचाऊंगा और तुम्हारी माँ से भी मिलवाऊंगा। तभी पीछे से सैनिक आ जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ तहखाने तक भी पहुंच गए शंभो। महाराज ने ठीक ही कहा था कि मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इस बेकसूर बच्चे को छोड़ दीजिए, इसकी माँ रो रही है। चुप रह मछुआरे। अगर तुमने महाराज के सामने दोबारा अपनी जुबान लड़ाने की कोशिश की तो अगली बार तुम जुबान चलाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारा परिवार है, उसका भी ध्यान रखो। नहीं नहीं सैनिक जी, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शंभू उदास होकर महल से वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में मायावती प्रकट होती है। शंभू, क्या तुम्हें मेरे पुत्र का कुछ पता चला? वो कहाँ है? नहीं, मुझे तुम्हारे पुत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा इसी इंसानी दुनिया के गद्दारों के पास है। अब मैं इस धरती के इंसानों को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबसे बदला लूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी। बस तभी से मैं अपने पुत्र केशव को हर जगह ढूंढ रही हूँ, पर मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। और वीरेंद्र, उस वक्त तुम्हारे पिता शंभू के चेहरे को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो मुझसे कोई गहरा राज छुपा रहे हैं, पर मैं उनके सीधेपन के कारण उनका कुछ आहित नहीं कर पाई। मल्लिका मायावती, मुझे पता है वो राज मेरे ही पिताजी राजा हरिश्चंद्र ने छुपाया है। उन्होंने ही आपके पुत्र केशव को कैद करके रखा है। तो अब बताओ राजकुमारी, तुम मेरे बेटे केशव को उन जालिमों के चंगुल से कैसे वापस लाओगी? मल्लिका, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे पिताजी ने आपसे जो वादा किया था उसे आज मैं पूरा करूंगा। मैं, मीरा और राजकुमारी संजना, हम तीनों मिलकर आपके पुत्र को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। अब हमें यहां से जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम तीनों जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज सूर्य अस्त होने से पहले मुझे मेरा बेटा इसी समुद्र के किनारे चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस पूरे इंसान संसार को तबाह कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही समुद्र के पानी में एक तेज रोशनी फैलती है और वो तीनों पलक झपकते ही वापस समुद्र के रेतीले किनारे पर जाते हैं। भैया, अब हम आगे क्या करेंगे? वक्त बहुत कम है। मीरा, तुम तुरंत घर चली जाओ। मैं राजकुमारी के साथ चुपके से राजमहल जाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर सूर्यास्त से पहले केशव को आजाद करके उस जल मल्लिका को सौंपना होगा। ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखना, सही सलामत वापस आना। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मीरा वहाँ से अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती है। चलो वीरेंद्र, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी करना होगा। दोनों बिना समय गवाए राजमहल के पीछे वाले दरवाजे से होते हुए सीधे उस अंधेरे तहखाने में पहुंच जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुम फिक्र मत करो केशव, हम तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि आजाद करने आए हैं। वीरेंद्र, जल्दी करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो।
राजकुमारी संजना तुरंत अपने बालों के जूड़े से एक गुप्त चाबी निकालती है और वीरेंद्र के हाथों में थमा देती है। ये चाबी, ये तो तहखाने के मुख्य दरवाजे की है। ये आपके पास कैसे आई राजकुमारी जी? हाँ वीरेंद्र, एक रात जब पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे तब मैंने उनके कक्ष से इसे चुराकर अपने बालों में छुपा लिया था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इसे आजाद करना चाहती थी। वीरेंद्र तुरंत चाबी से ताला खोलता है और दोनों मिलकर केशव को आजाद कर लेते हैं। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे जल्दी से मेरी दुनिया में पहुंचा दो। तीनों महल के उसी गुप्त पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और भागते हुए ठीक सूर्य अस्त के समय समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी पानी की लहरों को चीरकर मलिका मायावती वहां आ जाती है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा केशव वापस आ गया। केशव दौड़कर अपनी माँ मायावती के गले लग जाता है। माँ, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं बहुत डर गया था। मेरे बच्चे, तुम तो जानते हो कि उस लालची राजा हरिश्चंद्र ने राजमहल के चारों तरफ तांत्रिकों से एक ऐसी बुरी शक्ति का पहरा बिठा रखा था, जिस वजह से मैं चाहकर भी महल की सीमा के अंदर कदम नहीं रख सकती थी। लेकिन आज तुम्हें सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मल्लिका मायावती, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने आपके बेटे को सुरक्षित आपको सौंप दिया है। अब कृपया करके मेरे पिताजी और मेरे राज्य को माफ कर दीजिए। ठीक है राजकुमारी, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे इस नेक दिल और शंभू के बेटे के साहस की वजह से तुम्हारे पिता के सारे पाप भूल जाती हूँ। लेकिन याद रहे, अगर दोबारा किसी इंसान ने मेरी दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरे कहर से कोई नहीं बच पाएगा। चलो पुत्र। फिर मल्लिका मायावती अपने बेटे केशव को लेकर अंदर अदृश्य हो है। राजकुमारी संजना, अब आगे क्या होगा? अगर महाराज हरिश्चंद्र को पता चला कि हमने केशव को आजाद कर दिया है तो वो न जाने कितने गुस्से में आ जाएंगे। वीरेंद्र, अब जो भी होगा मैं खुद अपने पिताजी के सामने संभालूंगी। तुम मेरे साथ महल चलो। आज पिताजी को उनके गुनाहों का एहसास कराने का वक्त आ गया है। दोनों तुरंत राजमहल के मुख्य दरबार में पहुंचते हैं। संजना, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी पुत्री? मुझे आपके सारे काले सच का पता चल गया है पिताजी। दूसरी दुनिया के राजकुमार केशव को आपने धन की लालच में कैद करके रखा था। मैंने और वीरेंद्र ने मिलकर उसे सही सलामत उसकी माँ के पास भेज दिया है। क्या? ये तुमने क्या किया संजना? तुमने अपने ही पिता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पिताजी, हमारी प्रजा और हमारा धर्म ही हमारे लिए सब कुछ है, कोई जादुई खजाना नहीं। राजा हरिश्चंद्र अपनी बेटी की बात सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। तभी हाँफता हुआ एक सैनिक दरबार में दौड़कर आता है। महाराज, महाराज, कुछ दिन पहले हमारे खजाने से जो भी धन और सोने के सिक्के अचानक गायब हो गए थे, वो सारा धन रहस्यमय तरीके से हमारे शाही खजाने में वापस लौट आया है। क्या ये कैसे हो सकता है? महाराज, ये सब ऊपर वाले का न्याय और उस जल मलिका की माया है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप एक अच्छे और संतुष्ट राजा बनकर रहेंगे तो हमारे राज्य की सारी दरिद्रता अपने आप दूर हो जाएगी। संजना, वीरेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे वो अंधा लालच नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज तुम दोनों ने मुझे सही और धर्म की राह दिखा दी है। उस बेकसूर राजकुमार को आजाद करते ही मेरा खोया हुआ धन और राज्य का सुख वापस आ गया। आज से मैं एक न्याय प्रिय राजा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं वीरेंद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज से तुम ही इस बड़ौदापुर साम्राज्य के नए मुख्य सेनापति का पद संभालोगे, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ मिलकर अपनी जान पर खेलकर मेरी की हुई सबसे बड़ी गलती को सुधारा है और राज्य को विनाश से बचाया है। जैसा आपको ठीक लगे महाराज। मैं इस पद की गरिमा हमेशा बनाए रखूंगा। उस दिन के बाद से वीरेंद्र बड़ौदापुर राज्य का वीर सेनापति बन जाता है और अपनी बहन मीरा के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगता है।